तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस में। तो पहला पॉइंट देखिए, वाइट फॉस्फोरस इज सॉफ्ट एंड वैक्सी सॉलिड। ठीक है, तो इसकी अपीयरेंस सॉफ्ट होती है और वैक्स जैसा, ये बटर जैसा इसको आपको फील आएगा। जबकि रेड फॉस्फोरस इट इज़ हार्ड एंड क्रिस्टलिन। ठीक है, तो ये पाउडर्ड फॉर्म में यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, तो ये पाउडर्ड फॉर्म में होता है बट इट्स हार्ड एंड क्रिस्टल। सेकेंडली, वाइट फॉस्फोरस की गार्लिक जैसी स्मेल होती है, जबकि रेड फॉस्फोरस की कोई स्मेल नहीं होती। थर्ड इज, वाइट फॉस्फोरस की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी सबसे कम है। मतलब फॉस्फोरस के जितने भी एलोट्रॉप्स हैं उनमें सबसे कम स्टेबिलिटी वाला है वाइट फॉस्फोरस। जबकि रेड फॉस्फोरस, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है, पर वाइट फॉस्फोरस से ज़्यादा स्टेबल है। देन फोर्थ पॉइंट इज, वाइट फॉस्फोरस एक्सट्रीमली रिएक्टिव है। क्यों? देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि एक फॉस्फोरस दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, और ये आपस में भी जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो बॉन्ड एंगल क्या हो गए हैं, बहुत कम हो गया है, 60 डिग्री। ठीक है, तो एक ही मॉलिक्यूल में P4 में इतने सारे बॉन्ड्स होने की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन रहता है। एंगल स्ट्रेन की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है बहुत स्टेबल नहीं रहता। ठीक है, तो अनस्टेबल रहता है, इसलिए इसकी टेंडेंसी होती है कि ये जो बॉन्ड्स हैं इनको तोड़ा जाए। तो कैसे टूटेंगे बॉन्ड? रिएक्ट करके। तो इन स्ट्रेन्ड बॉन्ड्स की वजह से ये जो P4 है वाइट फॉस्फोरस में, ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है। ठीक है, जबकि रेड फॉस्फोरस में इन दो फॉस्फोरस के बीच में, देखिए इन दो के बीच में यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर नहीं है। एक बॉन्ड टूट गया तो स्ट्रेन कम हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रेन कम होने की वजह से ये थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव। उसके बाद अगर हम देखा तो वाइट फॉस्फोरस पॉइजनस है, जबकि रेड फॉस्फोरस नॉन पॉइजनस है। वाइट फॉस्फोरस पानी में डिसॉल्व नहीं होता, पर कार्बन डाइसल्फाइड में CH2 में डिसॉल्व होता है। जबकि रेड फॉस्फोरस पानी और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में ही डिसॉल्व नहीं होता। फिर वाइट फॉस्फोरस सिंगल सिंगल P4 यूनिट्स में एग्जिस्ट करता है। डिस्क्रीट P4 मॉलिक्यूल, मतलब एक P4 मॉलिक्यूल फिर दूसरा होगा, तो उनके बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो भी काफ़ी वीक होंगी। जबकि रेड फॉस्फोरस में क्या होता है, P4 के यूनिट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो क्या बनती है, एक लॉन्ग चेन बनती है टेट्राहेड्रल यूनिट्स की। इट्स अ पॉलीमर टाइप स्ट्रक्चर। और लास्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि इट ग्लोज इन डार्क। वाइट फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस को जो नाम मिला है फॉस्फोरस, ये इसी वजह से मिला है क्योंकि ये ग्लो करता है डार्क में, क्योंकि एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, उसी की वजह से ये थोड़ा ग्लो दिखता है। तो उस ग्लोइंग प्रॉपर्टी को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, तो फॉस्फोरेसेंस की वजह से इसको फॉस्फोरस कहा जाता है। ठीक है, तो इट ग्लोज इन डार्क। जबकि रेड फॉस्फोरस उतना रिएक्टिव नहीं है, तो एयर के साथ ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, इसलिए अंधेरे में भी ग्लो नहीं करता। तो हो गया 13th क्वेश्चन। तो आई थिंक आप सारे सारे पॉइंट्स को पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 14th। देखिए, व्हाई डज नाइट्रोजन शो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज लेस देन फॉस्फोरस। अब हमने कार्बन कंपाउंड में क्या पढ़ा था कि कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, डाउन द ग्रुप कैटिनेशन क्या हो रही थी, कम हो रही थी। मतलब कार्बन की कैटिनेशन सबसे ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सोचेंगे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो इनमें भी डाउन द ग्रुप कैटिनेशन कम होनी चाहिए, हम ये सोचेंगे। पर होता क्या है, नाइट्रोजन की कैटिनेशन कम है, फॉस्फोरस की ज़्यादा है। तो अभी हमने देखा ना कि फॉस्फोरस कैसे बना रहा है स्ट्रक्चर, P4, ठीक है, तो जिसमें आपस में ये बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो आपस में बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी को ही तो कैटिनेशन बोलते हैं। पर नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड नहीं बनते, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इसका रीज़न क्या है कि फॉस्फोरस क्यों ज़्यादा कैटिनेशन शो करता है, मोर कैटिनेशन। तो इसका सारा का सारा रीज़न या फैक्टर आता है
कि N सिंगल बॉन्ड N इज वीकर देन P सिंगल बॉन्ड P। अब अगर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन वीक है तो वो बनेगा क्यों? ठीक है ना, क्योंकि कैटिनेशन में तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन बनेंगे तभी तो कैटिनेशन होगी। तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग नहीं होता, जबकि फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस स्ट्रांग होता है। तो इसकी वजह से ये कैटिनेशन कर पाता है पर नाइट्रोजन नहीं करता। अब इस बॉन्ड के आप बोलेंगे कि सर नाइट्रोजन तो छोटा होता है एटम, छोटा एटम होगा तो बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी और छोटा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस थोड़ा बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ में, तो इसलिए वो वीक होना चाहिए। पर नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में रिपेल करती है क्योंकि छोटा साइज तो है, तो दोनों नाइट्रोजन के एटम काफ़ी क्लोज होंगे। क्लोज होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये आपको बोलना है कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन इज वीकर देन फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शन इन N सिंगल बॉन्ड N। ठीक है, तो इतनी कहानी आप लिख दोगे। अब 15th क्वेश्चन, गिव द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ H3PO3। देखिए सिंपल सा रिएक्शन है, 4H3PO3 डिस्प्रपोर्शनेट करके 3H3PO4 प्लस PH3 बनाता है। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब जब एक ही स्पीशीज या एक ही आप बोल सकते हो एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और साइमल्टेनियसली रिड्यूस भी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर H3PO3 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और H3PO4 में ये +5 है, PH3 में ये -3 है। तो +3 से +5 जाने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। पर +3 से -3 जाने का मतलब हुआ गेन, रिडक्शन। तो एक ही स्पीशीज मतलब फॉस्फोरस ही साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपल सा रिएक्शन आप याद कर सकते हैं।